अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 105 नॉट आउट स्टार्ट करते हैं जी। आज सुबह की क्लास FAR की लंबी हो गई थी, तो आप लोगों का बस ये एक पार्ट कोई आधे घंटे का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद एक छोटू सा पार्ट देखूँगा, अगर मुमकिन हुआ तो मैं EPS के MCQs की डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी कल से इंशाल्लाह फिर हम अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्या है, चीज़ें रहती हैं हर जगह पे थोड़ी थोड़ी, आपको पता है, तो वो करते करते साथ में रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल करते जाएंगे। तो पूरी रीसेंट अटैम्प्ट सॉल्व करने से रिवीजन भी हमारी पूरी तरह से हो जाएगी और उन टॉपिक्स से भी गुजर आएंगे और हल्की हल्की उनकी रिवीजन भी हम साथ साथ करके, ज़ाहिर है सवाल मैंने अगर लीज का सवाल कराना है तो मुझे थोड़ी बहुत डिस्कशन उसकी करनी पड़ेगी। कुछ जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ समरीज, उस तरह से एक दफ़ा डिस्कस करके फिर वो रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे टॉपिक पे, तीसरे पे, चौथे पे जाएंगे और जिन जिन टॉपिक्स में कोई छोटी मोटी कमी रहती होगी वो करेंगे इंशाल्लाह। कल फुल डे करेंगे क्लास, ठीक है। उसके बाद कल इफ़ेक्टिवली चीज़ें कंक्लूड हो गई तो अच्छी बात है, कुछ थोड़ी बहुत रहेगी तो फिर परसों उसको कर लेंगे, लेकिन परसों से आगे फिर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। वैसे उम्मीद तो बड़ी है कि कल अगर हम फुल डे करें काम शायद हमारा सिमट ही जाए, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, फुल डे का मतलब क्या होता है? फुल डे का मतलब फुल डे, ठीक है। फिर हम ही होंगे और जिनकी क्लासेस का क्लैश होगा किसी भी क्लास से, तो वो बस बता के मुझे क्लासेस लेते रहिएगा, मैं उसी हिसाब से पार्ट्स को बना दूंगा, ताकि जो है वो बाद में अगर लेना चाहें तो जिस क्लास में आके बैठें उसका दूसरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे आप लोगों की सिर्फ 10:30 तक की क्लास होती है, उसके अलावा तो MA की होती है, तो MA की तो आज इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, सही है। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स हमारे पूरे हो गए थे शरिया कंप्लायंस के डिस्क्लोजर्स के अलावा, ठीक है। तैयार हैं, गर्मा गर्म डिस्क्लोजर्स तैयार। लेकिन शरिया कंप्लायंस की जगह बचा ली है तुमने, उस्ताद बंदे हो हैं कसम से, माशाल्लाह। दिखाओ ज़रा, भाई ने ना जी 2 सफ़ों के ऊपर सारा कंपनीज एक्ट जो है वो रख दिया, समेट दिया, ठीक है। PNL के डिस्क्लोजर्स भाई ने बनाए, फिर बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स हैं, उसके बाद जनरल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जनरल डिस्क्लोजर शुरू हो गए, और फिर यहाँ पे भाई ने शरिया कंप्लायंस की जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ी हुई है, ठीक है। हम आपको ये पेज कॉपी करा के दे देंगे अगर आप दुआ देंगे तो, ठीक है, दे दोगे ना? हैं, दुआएं लेनी चाहिए ना, ये ज्ञान है जी, जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो PNL के 5 डिस्क्लोजर थे। सेल का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट को शो करना है और सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे, फिर ऑडिटर रेम्यूनरेशन का ब्रेकअप शो करना है और जॉइंट ऑडिटर्स हों तो अलग अलग, उसके बाद रॉयल्टी पेड का नाम बताना, उसके साथ एड्रेस बताना, रिश्ता बताना, फिर डोनेशंस का वही डायरेक्टर्स वाला है, अगर स्पाउस या डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो फिर इररिस्पेक्टिव अमाउंट डिस्क्लोजर दो, किसका, नाम का, यानी डोनी कौन है और उसका इंटरेस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हायर ऑफ 10% ऑफ टोटल डोनेशन, या 1 मिलियन में से जो लोग जो हायर हो उसको थ्रेशोल्ड बना के जिसका डोनेशन उससे ऊपर है उसका नाम बताना है। और फिर चीफ एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स के बारे में आपने कोई वो 7 चीज़ें हमने गिनी थी, ठीक है। फी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, फिर कमीशन, बोनस, फिर रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस, फिर अब ये जिन्होंने लिखा है ना उनका काम सही जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस की बात, को परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश थे, फिर इन काइंड थे तो उनकी काइंड उसकी उसकी स्पेसिफिक नेचर भी स्पेसिफाई करनी है और को फेयर वैल्यू बता सको तो बतानी है। फिर कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या कोई भी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको जो है वो फीस आपने उनको दी है। फिर इन लोगों की क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ सच पर्सन भी बताने हैं आप, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद PNL के ख़त्म हुए, बैलेंस शीट के शुरू हुए। अब तरतीब से चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स थी कि 5 चीज़ें फेस के ऊपर शो करो, रियल सरप्लस, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स और कैश एंड बैंक। फिर फिक्स एसेट के 4 डिस्क्लोजर्स थे। कंपनी के फंड से, पैसे से कोई चीज़ खरीदी, नाम पे नहीं है, पोजेशन में नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बताया था। फिर फोर्स सेल वैल्यू रिवैल्यूएशन के केस में, फिर लीज होल्ड और फ्री होल्ड को अलग अलग, फिर डिटेल ऑफ डिस्पोजल जिसमें कहा था अगर एग्रीगेट बुक वैल्यू सारे डिस्पोजल्स की 5 मिलियन से ऊपर है तो हर वो डिस्पोजल इंडिविजुअल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा, उसके बारे में 7 चीज़ें बताई थी। फिर इसी के साथ मैंने कहा था जनरल डिस्क्लोजर वाले 3 भी ऐड कर लो। वो 3 कौन से थे? जियोग्राफिकल लोकेशन बताओ मिल्स प्लांट की, और साथ में एड्रेस भी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस, और फिर पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अंदर फिर आपने लोकेशन और एरिया बताना था, और तीसरा था कैपेसिटी वाला नोट
कि कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितनी प्रोडक्शन आपने की और क्या शॉर्टफॉल है। ये तीनों भी मैंने कहा था ऐड कर लें उसी के साथ। अगर वो पूछ लेता है आपसे फिक्स एसेट्स रिलेटेड डिस्क्लोजर कंपनी एक्ट के क्या हैं, तो ये सातों लिखना अगर डिस्क्रिप्शन मांग लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल डिस्क्लोजर्स में अगला क्या आया था जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन और एवरेज। फिर लोकल रिश्तेदारों के बारे में, उनका नाम और उनकी बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग, जिसमें कॉमन डायरेक्टरशिप या परसेंटेज बतानी है। फिर फॉरेन रिश्तेदारों के बारे में बताना है, उनका नाम, कंट्री ऑफ जुरिस्डिक्शन, फिर बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग और उसके अलावा भी कुछ था, एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। ये बातें हो गई थी। उसके बाद अब मुझे याद नहीं है, अब आगे आप बताएं। कोई क्रेडिट फैसिलिटीज टाइप चीज़ थी, अनअवेल्ड हैं और आपने यूज़ नहीं की, वो वाली। क्रेडिटर्स नहीं, ठीक है ना। हाँ, कोई और बैंक लोन्स वगैरह अगर कोई अवेलेबल है और आपने यूटिलाइज नहीं की हुई तो उसको डिस्क्लोज करें। फिर अगर कोई प्रोसीड्स आपने ली हैं, डेट या शेयर्स इशू, डेट या सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इशू करके, तो उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने इशू किए हैं उसके अंदर उसकी यूटिलाइजेशन, वो जो प्लान आपने दिया था वो बतानी है। तब तक बतानी रहती, बताते रहना जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए। फिर फॉरेन डेटर्स के बारे में कहा था, जानने वाले डेटर्स का नाम बताओ, और अगर फॉरेन डेटर्स में से कोई बैड हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जानने वाला या नहीं उसका स्पेसिफाई करना है। उसके बाद अगर आपने कोई लोन या एडवांस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है किसी बाहर के मुल्क में तो उसका नाम बताओ, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बताओ। फिर पाकिस्तानी उसमें लोकल करेंसी के अंदर बताओ, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बताओ। उसके बाद कुछ एक आधी बात मिस भी हो रही है, आपने सब लिखी है, साथ साथ याद करवाया था, ठीक है। उसके बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो बताओ, कोई इनकम कमाई है तो बताओ, बेचा है तो गेन लॉस डिस्पोजल का वो बताओ, और कोई लिटिगेशन के अगेंस्ट है तो वो बताओ, वगैरह वगैरह। उसके बाद कोई रह गया, कुछ रह गया? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। ये जनरल डिस्क्लोजर से आपके, और उसमें अब जो रह गया है वो पढ़ने से ही बस रह गया है, और वो क्या है जी, वो है शरिया कंप्लायंस। कंपनीज जो हैं वो क्या डिस्क्लोजर देंगी असल में ना। अच्छा, एक छोटी सी बात रहती है ज़रूर, वो पोस्ट ड्यू वाला जो पॉइंट रहता था वो ज़रा आपको समझाना था। एनीवेज वो कर लेते हैं, लेकिन अभी ज़रा मेरा दिल है कि ये कर लें शरिया कंप्लायंस वाले। देखें जी, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, अच्छा ये हमने बड़ा फ़ायदेमंद काम कर लिया था, क्योंकि ये सारा अगर साथ साथ पढ़ते ना तो मुसीबत पड़ जाती। कहाँ गया वो कि हमारा कौन सा डिस्क्लोजर फिफ्थ में है कौन सा नहीं है। तो ये समरी बड़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए, ऐसे ही है ना। इस समरी के अंदर हमने सारे डिस्क्लोजर लिखे। अब ये सिर्फ 3-4 जगह पे फ़र्क है, तो वो फ़र्क आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये ईजी रहता है। इसको आपको मैंने कल पिक्चर बनवाई थी, ठीक है ना। MCQs में इससे हेल्प मिलती है। MCQ सारे होमवर्क में दिए थे, सारे हो गए थे, कोई एक MCQ भी ऐसा नहीं था जो नहीं। अच्छा चलें वापस आए ज़रा, शरिया कंप्लायंस कर लिया। शरिया कंप्लायंस तो जाओ फिर, इधर क्यों करना, क्या करना है फिर हैं, दोबारा नहीं पढ़ना। चलो तुम बच्चों को बता दोगे मैंने सही नहीं पढ़ाया। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये दावा करती हैं कि हम शरिया कंप्लायंट हैं। ऐसी कंपनी जिसने दावा किया है कि हम शरिया कंप्लायंट कंपनी हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स दें, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी या उसकी सब्सिडरी जो कि नहीं एंगेज्ड नॉन परमिसेबल शरिया बिजनेस एक्टिविटीज़ में, यानी वो नहीं एंगेज्ड हैं किसी नॉन परमिसेबल बिजनेस के अंदर। आप इसको ना सीधा करें यार, यूँ करें, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ए सब्सिडरी विच इज़ एंगेज्ड इन शरिया परमिसेबल बिजनेस, ठीक है। ये ज़रा सही लग रहा है, ठीक है ना। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ए सब्सिडरी विच इज़ एंगेज्ड इन शरिया परमिसेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ एज देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन देयर स्टैंड अलोन यानी सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज सेपरेट डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ नोट दैट इज क्रॉस रेफरेंस्ड विद रेलेवेंट नोट्स। क्या कहता है, स्टैंड अलोन अलग से नोट बनाओ। नोट का नाम क्या होगा, शरिया कंप्लायंस, और उसके अंदर अभी जो आगे बातें बता रहा हूँ, मसलन कि वो कहते हैं कि जी हमने लोन लिया हुआ है जो वो शरिया कंप्लायंस वाला लोन है, यानी कि हमने इस्लामिक बैंक से इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाला लोन लिया हुआ है। अब ये यहाँ पे लिखा तो लोन कहाँ नजर आ रहा होगा, बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो इस नोट के अंदर ये लिख कर इसको क्रॉस रेफरेंस भी करना है आपने, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ आई। तो जो कंपनी शरिया परमिसेबल बिजनेस एक्टिविटीज को एज अ कोर एक्टिविटी रख रही है, यानी कि उन्होंने ये दावा किया है कि हम
कोई गैर शरई काम हम नहीं कर रहे बिजनेस के अंदर, अगर उन्होंने ये दावा किया है तो ये इसका डिस्क्लोजर दें शरिया कंप्लायंस का, और उस डिस्क्लोजर को स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड के अंदर एज अ सेपरेट डिस्क्लोजर बनाएं, ठीक है, नाम उसका यही रख लें, और उसको क्रॉस रेफरेंस करें विद रेलेवेंट नोट्स, ठीक है। अब क्या बताएं जी, डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड के बारे में क्या बताएं जी, मैं आपको सादा बात करूं तो लोन लिया है या इंटरेस्ट जो पे किया है, अच्छा लोन लिया है के बारे में कहता है कि जी आप बताओ कि आपने लोन जो लिया है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाला है, और दूसरा आप बताओ कि जो आपने इंटरेस्ट पे किया है अगर कोई कन्वेंशनल वाला है तो वो बताओ, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम कह तो रहे हो मैं शरिया कंप्लायंस बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन तुमने कोई कन्वेंशनल लोन भी लिया हुआ है ताकि उस पर जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो पता लगेगा ना लोगों को। तो लायबिलिटी साइड पे क्या डिस्क्लोज करो, फाइनेंसिंग के बारे में बताओ। फाइनेंसिंग चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे लीज है, कोई भी फाइनेंसिंग आपने ली हुई है, ठीक है, वो ली है आपने एज पर इस्लामिक मोड, क्या करो जी डिस्क्लोजर दो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के बारे में डिस्क्लोजर दो कि आपने जो फाइनेंसिंग ली है, जो लोन लिया है, जो लोन आपने लिया है, लोन लिया है वो इस्लामिक वाला है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाला है, ठीक है। अच्छा, और क्या डिस्क्लोज करो, और डिस्क्लोज करो इंटरेस्ट और मार्कअप पेबल है, लायबिलिटी साइड पे पेबल ही पड़ा होगा ना, इंटरेस्ट या मार्कअप पेबल ऑन एनी, इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस, मतलब इंटरेस्ट पेबल कोई कन्वेंशनल वाला आ रहा है तो आ तो रहा होगा कहां पे, आ कहां रहा होगा लायबिलिटीज में, लेकिन इस नोट में लिख कर बताओ, ठीक है, कि हमने कुछ कन्वेंशनल वाला लोन पेबल नजर आ रहा है तो ये लायबिलिटी साइड पर ये कन्वे। इससे पता क्या लग रहा है उसको, पता लग रहा है अगर फाइनेंसिंग उसने नजर आ रही होगी, फाइनेंसिंग उसने इस्लामिक मोड वाली नहीं ली हुई तो भाई तुम कह रहे हो कि शरिया कंप्लायंस हो, तुमने लोन तो दूसरे लिए हुए। इंटरेस्ट पेबल अगर कन्वेंशनल वाला नजर आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा दावा तो फिर सच्चा ना हुआ ना, ठीक है। बहरहाल जो भी है अब किया हुआ है, लोगों को बताओ कि मैंने शरिया कंप्लायंस का दावा किया लेकिन मेरा कन्वेंशनल लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये फिगर्स क्या करो, क्रॉस रेफरेंस करो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां जहां ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना इंटरेस्ट पेबल वैसे तो हम फेस पे ही शो करते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं पे पेबल्स इकट्ठे किए हुए हैं जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स इकट्ठे करके उसके अंदर जाके फिर आपने लोन फ्रॉम बैंकिंग कन्वेंशनल वाला भी लिखा हुआ है और लोन फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंस इस्लामिक फाइनेंसिंग वाला भी लिखा हुआ है, तो फिर उस सब नोट के रेफरेंस दे दोगे, वरना मेन पे है तो मेन बैलेंस शीट के ऊपर रेफर कर दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्लोजर्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं इन बैलेंस शीट, और कौन सी साइड, एसेट साइड। तो एसेट साइड के ऊपर क्या बताओ जी, आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं, ठीक है। अगर शरिया कंप्लाइंट, अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट साइड पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स हैं, बैंक बैलेंस हैं और टीडीआर्स हैं। नॉर्मली ना बेटा ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं इन्वेस्टमेंट्स, और ये जो टीडीआर्स वगैरह होते हैं टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, बैंक में पैसे पड़े हैं बैंक डिपॉजिट है, ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्लोजर क्या करवा रहा है आपसे कि जी बताएं शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स आपने एसेट साइड पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है, आपने कोई बैंक में पैसा रखा हुआ है, जो बैंक बैलेंस है या टीडीआर्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट है, फिर इनको क्रॉस रेफर करो। फिर डिस्क्लोजर दो इन रिलेशन टू शरिया कंप्लायंस इन रिलेशन टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बताओ जी बताओ भाई कि जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है वो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट से किया है, बताओ कि आपने जो चीज़ें बेची, सेल नज़र आ रही है, ये सेल के अंदर जो चीज़ें बेची हैं ये आपने क्या चीज़ें बेची, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आप गैर शरी चीज़ बेच रहे हैं, दावा कर रहे हैं शरिया कंप्लाइंट बिजनेस और चीज़ें बेच रहे हैं जिनकी शरीयत के अंदर ममानियत है खरीदो फरोख्त की या इस्तेमाल की, तो आप वो चीज़ें बेची जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गोश्त बेची जा रहे हैं, भाई नहीं बेचे ना। अगर शरिया कंप्लाइंट बिजनेस कर रहे हैं तो आप बताएं कि रेवेन्यू जो आपने अर्न किया है वो शरिया कंप्लाइंट से किया है, ये डिस्क्लोजर दें,
ठीक है। उसके बाद ब्रेकअप करें लेट पेमेंट का। असल में ना आपको अगर कोई इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का कभी तजर्बा हो आगे चल के, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे कोई लोन्स आ रहे हों, ये जिस तरह से लीज वगैरह आ रही हो, तो जुर्माना आई थिंक नहीं होता ये इस्लामिक मोड के अंदर ना, शायद उसी वजह से कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई बहरहाल इसकी कोई शिक है मेरे जहन से वो निकल रही है। तो खैर उन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया है कि लेट पेमेंट ब्रेकअप करो लेट पेमेंट की वजह से या लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ लेट पेमेंट्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्या मतलब? ब्रेकअप बताओ कि आपने कोई लेट पेमेंट के ऊपर जुर्माना तो नहीं दिया, ठीक है, ये जुर्माने होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस ये क्या है जी? जुर्माने। ये जुर्माने जो हैं ये अगर आ रहे हों तो फिर भाई वो शायद इस्लामिक फाइनेंसिंग नहीं है, फिर वो कोई और चीज़ है, ठीक है ना। कन्वेंशनल बैंक के अंदर इसके ऊपर जुर्माना होता है, इस्लामिक में नहीं होता, या डिफरेंट है, बहरहाल ये डिफरेंस है इसके अंदर। फिर गेन्स और लॉसेस जो आपने कमाए हैं, गेन और लॉस और डिविडेंड जो अर्न किया है वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से किया है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट एसोसिएट, यानी हर चीज़ में क्या कह रहा है? गेन और लॉस या डिविडेंड। गेन लॉस आया आपको, कोई डिविडेंड अर्न किया आपने, या कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो ये कहाँ से आ रहा है? शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से, शरिया कंप्लाइंट एसोसिएट से, ठीक है। प्रॉफिट अर्न किया आपने। अच्छा, अब यहाँ तक ना यूँ समझ लें कि अगर मैं यूं कहूं कि जो नंबर 3 है ना, इस तरह से कि लॉन्ग टर्म, पहले उसने बैलेंस शीट में क्या कहा, एसेट साइड पे क्या कहलवाया आपसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है, तो फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि गेन लॉस या डिविडेंड जो अर्न किया है या शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है वो जिन इन्वेस्टमेंट से आया है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है? शरिया कंप्लाइंट। यानी पीएनएल के अंदर उन्हीं के बारे में कह रहा है। ऊपर क्या कह के आया था कि इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जो इनकम आई है वो शरिया कंप्लाइंट से आई है। ये डिस्क्लोजर्स आपसे करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से पॉइंट 4 के अंदर था, तो ये जनाब आपका पॉइंट 8 में पढ़ रहा है। देखें ज़रा कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस और टीडीआर, यानी वहाँ पर जो बैलेंस शीट के अंदर उसने डिस्क्लोजर दिलवाया, नीचे आपको वही पीएनएल के अंदर इनकम की साइड पे कर रहा है। ऊपर एसेट साइड पे क्या बोला उसने कि आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है शरिया कंप्लाइंट है। नीचे उसने कहा प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया गेन लॉस इन्वेस्टमेंट पे आता है, या डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे आता है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर एसोसिएट है, तो ये सारी क्या है? इन्वेस्टमेंट्स आपकी शरिया कंप्लाइंट। ऊपर बोला उसने बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस, टीडीआर जो है शरिया कंप्लाइंट है, और नीचे आके क्या बोल रहा है जी? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट पीएनएल में ये डिस्क्लोज करो, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 9 के अंदर आ कहता है जी एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी है, एक्सचेंज गेन अर्न यूजिंग। अच्छा, अब देखो ये जो है ना एक्चुअल करेंसी पर तो IS 21 वाला ये उसकी बात कर रहा है, और एक्सचेंज गेन अर्न यूजिंग कन्वेंशनल डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर पता नहीं कौन सी चीज़ जायज़ कौन सी नाजायज़ है, ठीक है, अलग अलग बताना है कि एक्चुअल करेंसी पर एक्सचेंज गेन लॉस आया है या डेरिवेटिव्स के ऊपर आया है, ठीक है। तो कोई गेन लॉस अगर आपका है तो अलग अलग करके बताओ, पीएनएल के बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जो आपने पे किया है। अच्छा, प्रॉफिट पे किया क्या मतलब? आपने लोन लिया था, ठीक है, आपने लोन लिया था, एक मिनट, ये अगर शरिया कंप्लाइंट लोन था तो फिर आपने उस पर जो प्रॉफिट पे किया है वो भी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाला ही उसके साथ जुड़ रहा है। यानी ऊपर बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज डिस्क्लोज करवाए और पीएनएल में उसी के बारे में कह रहा है कि आप बताओ कि इनकम्स आपने यहाँ से कमाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन एनी कन्वेंशनल। अब अगली बात वही उसी तरह से आ गई, अगर आपका कोई कन्वेंशनल लोन है तो आपने लेकर उस पर इंटरेस्ट पे किया था, और अगर आपने उसको कहीं बैंक में डिपॉजिट किया है कन्वेंशनल बैंक में, तो उससे आपको क्या आया होगा? तो बेसिकली वो ये चाह रहा है कि आप ये क्लियरली लिखें कि कौन सी इनकम आपकी शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज से और कौन सी इससे नहीं है, नॉन परमिसेबल से है। ऐसे ही बैलेंस शीट में उसने हमसे लिखवाया कौन सी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है, कौन से लोन शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है। फिर सोर्सेज एंड डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ अदर इनकम। भाईजान अदर इनकम के अंदर क्या है ज़रा दिखाओ ना, सोर्सेज क्या है उसके ज़रा बताओ, डिटेल ब्रेकअप करो पहले और फिर सोर्सेज भी बताओ ना कि अदर इनकम आपने कहाँ से कमाई है, ठीक है, कौन सी अदर इनकम, इंक्लूडिंग ब्रेकअप ऑफ अदर और मसलिनियस पोर्शन ऑफ अदर इनकम इनटू शरिया कंप्लाइंट। एंड आपने क्या करना है जी? तोड़ के बताना है, ठीक है, तोड़ के बताना है आपने
अगर अदर इनकम के अंदर बहुत सारी इनकम्स पड़ी हैं तो आपने बताना है इसमें से शरिया कंप्लायंस वाले बिजनेसेस से कितनी आई हैं और नॉन शरिया कंप्लायंस से कितनी आई हैं। यानी आप अपने दावे में कितने सच्चे हैं। अगर नहीं है नॉन शरिया तो फिर आप बताओगे कि सिर्फ शरिया कंप्लायंस है। सिर्फ हमारी मोड ऑफ फाइनेंसिंग कौन सी है, हमने लोन ही सिर्फ इस्लामिक मोड वाला लिया है, कोई जी हमारे पास कन्वेंशनल वाला लोन नहीं आ रहा। हमने इन्वेस्टमेंट ही सारी शरिया कंप्लायंस वाली की है, शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। इसीलिए हमने रेवेन्यू हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी क्या है, सिर्फ शरिया कंप्लायंस वाला बिजनेस कर रहे हैं। जो शरिया परमिसेबल बिजनेस है सिर्फ उससे हमने रेवेन्यू कमाया। ठीक है, तो लेट पेमेंट के जुर्माने हैं या नहीं हैं वो बता दिया, वहाँ से पता लग रहा है लोगों को। गेन और लॉस जो अर्न किया या प्रॉफिट अर्न किया वो आपने शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट से किया है। एक्सचेंज गेन लॉस एक्चुअल करेंसी से आया है या डेरिवेटिव्स के ऊपर एक्सचेंज लॉस आया हुआ है। फिर प्रॉफिट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में पे किया है या इंटरेस्ट अर्न किया है तो वो कन्वेंशनल लोन पर कितना किया, यहाँ से कन्वेंशनल लोन लिखवा रहा है ताकि पता लगे कि आपने कोई इंटरेस्ट पे तो नहीं किया, अर्न तो नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट करा के। अब आधी चीज़ें उधर ऐसे कर सारा कुछ ही लिखवा देता भाई तरतीब से, लेकिन अब क्या 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 करें कंपनीज एक्ट। अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स, तकाफुल वगैरह अगर हैं तो वो रिलेशनशिप भी बताएं। मसलन मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी पैकेजेस जो है, ठीक है, इसकी 5% इसने 5% MBL के शेयर्स खरीद रखे हैं, 5% शेयर्स ऑफ MBL इसने खरीद रखे हैं। अब ये क्या है, इनका रिलेशनशिप है कि इनकी शेयर होल्डिंग है, तो इसको भी क्या कर दें, डिस्क्लोज करो। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेस एक्टिविटीज शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू बिजनेस ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कहता है जी ये हमारे हिसाब से शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, वो इनमें ये शामिल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं। क्या जी, बिजनेस ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कन्वेंशनल बैंक हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग, गैम्बलिंग, बैटिंग, लिकोर रिलेटेड एक्टिविटीज़, पोर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, नॉन हलाल फूड बेवरेजेस, शरिया नॉन कंप्लायंट एंटरटेनमेंट, टोबैको रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर डीम्ड शरिया नॉन परमिसेबल। तो ये ऊपर वाले सारी जो शरिया परमिसेबल की बात की थी ना, यहाँ से उसने शरिया परमिसेबल, तो नॉन परमिसेबल कौन से हैं वो उसने यहाँ पे बताया कि ये है, इसमें हो सकता है, इसके अलावा कोई हो, ये लिमिटेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी समरी बनाएं तो ये समरी कुछ इस तरह से बनती नज़र आ रही है कि हमने लायबिलिटी साइड के बारे में 2 बातें बतानी है। ठीक है, क्या जी, कि आपने जो लोन लिया है वो इस्लामिक मोड वाला लिया है। अगर कोई डिस्क्लोज करो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंसिंग ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक मोड है और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन। एसेट साइड पे 2 बातें बतानी है, शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म या बैंक डिपॉजिट TDR शरिया कंप्लायंट है शॉर्ट टर्म वाले। बैलेंस शीट में ये बताने के बाद फिर PNL के अंदर क्या क्या बताना है, जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है शरिया कंप्लायंट बिजनेस से किया है, आपके सारे बिजनेस सेगमेंट शरिया कंप्लायंट है, यानी आप जो काम कर रहे हैं वो नॉन परमिसेबल में नहीं आते। ठीक है, फिर आपने कोई लेट पेमेंट्स की हैं, जुर्माने किए हैं तो उनको अलग से बताएं। फिर गेन लॉस, डिविडेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपका आ रहा है तो वो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स या एसोसिएट से आ रहा है। अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है बैंक डिपॉजिट करके तो वो शरिया कंप्लायंट है या, ठीक है, दूसरा है बता रहे हो शरिया कंप्लायंट वाला है। फिर एक्सचेंज गेन लॉस एक्चुअल वाला और कन्वेंशनल वाला। फिर प्रॉफिट ऑन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो आपने पे किया और इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया कन्वेंशनल वाला अलग से बता रहे हैं। फिर ब्रेकअप दो, अदर इनकम में ना चीज़ें छुपी होती हैं, ब्रेकअप दो, ठीक है, कि इसमें कितना आपने जो अदर इनकम में मसलियस चीज़ें जो आ रही हैं तोड़ के बताओ, ब्रेकअप दो, ठीक है, और उनमें बताओ कि कितना शरिया कंप्लायंट और कितना नॉन शरिया कंप्लायंट जो है वो अदर इनकम आ रही है। फिर अगर कोई रिलेशनशिप है शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इंक्लूडिंग बैंक्स, तकाफुल वगैरह, तो उसको क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, तो नीचे वाली बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बातों को आपने पॉइंट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है जी, ओके। नहीं, पेनल्टी कौन सी पेनल्टी है भाई, ये कोई टैक्स गवर्नमेंट को पेनल्टी नहीं दी, ये पेनल्टी लेट पेमेंट की होती है। जो पेनल्टी आपको पे की जा रही, आप पे कर रहे हैं बैंक को लेट पेमेंट पे, तो ये नॉन परमिसेबल है ना भाई, वो तो फिर अब जाके देखना पड़ेगा, फिलहाल तो डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं। फिर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्लास कभी होगी तो उसमें फिर बात कर लेंगे, मैं भी पढ़ के आऊँगा ना। अब मेरे अपने जहन में पड़ी हुई बात जहन में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो एक चीज़ उलट हो रही है मुझसे। तो अब उलमाए कराम का काम है, उनके सामने रोज़ मसाइल आते हैं, हमने कभी पूछा होगा और फिर वो
इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। जुर्माना हो तो चीज़ सही हो जाती है, ना हो तो सही नहीं रहती, कुछ इस तरह से है। अब मैं इसीलिए बोल नहीं रहा कि मसले की बात है ना, तो वो पूछ लेंगे जाके, मैं भी पूछ लूँगा इंशाल्लाह जाके, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल तो बस इनको आपने याद रखना है, ठीक है। लायबिलिटी साइड पर दो बातें, लोन लिया है इस्लामिक वाला, फिर कोई इंटरेस्ट पेबल है कन्वेंशनल वाला, डिस्क्लोज करो। फिर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म आपकी शरिया कंप्लाइंट, और कोई शॉर्ट टर्म TDRs बैंक डिपॉजिट है तो वो इस्लामिक मोड वाले। फिर PNL के अंदर रेवेन्यू का सोर्स क्या है, शरिया कंप्लायंस बिजनेस, ठीक है। सारे बिजनेस सेगमेंट हमारे शरिया कंप्लायंस बिजनेस कर रहे हैं। फिर अगली बात, कोई जुर्माने हैं तो वो बताओ। फिर गेन या लॉस है, डिविडेंड आया है या शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स या एसोसिएट जो है वो शरिया कंप्लायंट है। आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है TDRs बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर, तो शरिया कंप्लायंट वाले थे। फिर एक्सचेंज गेन एक्चुअल करेंसी वाला और डेरिवेटिव्स वाला अलग अलग डिस्क्लोज करना है। फिर कोई प्रॉफिट आपने पे किया है ये लोन जो लिया था उसके ऊपर। फिर कोई अगर इंटरेस्ट आपने अर्न किया है कन्वेंशनल डिपॉजिट करके। फिर डिटेल ब्रेकअप दो अदर इनकम का, गड़बड़ होती है इसमें, बताओ अदर इनकम सारी तोड़ कर लिखो और बताओ कौन सी अदर इनकम जो है वो आपकी शरिया कंप्लायंस बिजनेस है, कौन सी अदर देन दैट है, ठीक है जी। और फिर कोई अगर आपका रिलेशन है किसी शरिया यानी इस्लामिक शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मुदारबा से, मुशारका से, कोई बैंक से, तकाफुल से, ठीक है, उनकी किसी विंडो से वगैरह वगैरह, यानी कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ कोई रिलेशन है तो उसको भी क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। अच्छा जी, छोड़ा तो हमने इसमें से कुछ भी नहीं है। ये बस थोड़ी सी बात जो है ना जी, ये मेरे दिल में आती है कि ज़रा बता दूं। वैसे वो सवाल कहाँ पे है यार, वो सवाल जो हमने वैसे तो किया था पास पेपर 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी पड़ा हुआ था, ज़रा देखिएगा। ये पास पेपर 2 जहाँ पे किया था ना, उसको ज़रा ओपन भी कर लीजिए। अच्छा, रीडिंग की थी, ये रीडिंग सारी की थी रीडिंग। कुछ ना मैं पार्ट B अब दूंगा जिसके अंदर सीधा सीधा कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं कहीं ना कहीं से तोड़ फोड़ के इकट्ठी करूँगा। अल्लाह करे मुझे इतना टाइम मिल जाए, हो सकता है रात तक किसी वक्त में, ठीक है। तो उसको ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, कोशिश करूँगा अभी हो जाए। ये रहे ये सवाल। अच्छा जी, अब आप अपना नोट ओपन कर लीजिए। मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपके सामने ताकि मैं बना दूं। बनाना लिमिटेड था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनाई थी ना जी। इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स था, मुझे याद नहीं क्या लफ्ज़ था, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स था ना। ओपन कर लें पास पेपर 2 जहाँ पे हमने सॉल्व किया ना क्लास में, वो ज़रा ओपन कर लें। ओ नोट नंबर कौन सा बना था आपके सवाल के अंदर? 2, ओके। और कितनी रुपीज़ आ रही थी जी फिगर एंड वाली? 1300 139 1390, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे नोट्स चल रहे थे, तो नोट नंबर 2 ज़रा ऐसे जल्दी से मुझे बताइएगा क्या था। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का नोट था, ठीक है जी। इसके अंदर कंसिडर्ड गुड ऐसे थी, कंसिडर्ड गुड, बट ठीक है ऐसे कुछ आए थे। फिर कंसिडर्ड डाउटफुल आए थे, ठीक है जी। और ये सबका टोटल यहाँ पे कुछ किया था हमने, पता नहीं कितना होगा, टोटल बता दें जी। 11470 ट्रायल से मैच किया था, इसमें से लेस किया था हमने प्रोविज़न को। प्रोविज़न कितनी थी? 80, और ये कितना आ गया था जी? 1300। ये आपका मैच कर रहा था ऊपर, ऐसे ही है, सही है। अब प्रोविज़न का सब नोट नहीं बन पाया था जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी। भाई ने बड़ी लड़ाई की थी लेकिन मैंने नहीं बनाया था, और मैंने एक रूल लिखवाया था कि अगर इन्फॉर्मेशन पूरी होगी तो प्रोविज़न की मूवमेंट भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट नंबर 2.1 क्या था जी? बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड, कोई हमारे रिश्तेदारों वाला था, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 2.2 क्या था?
क्या नहीं था? कोई नहीं था तो लिखें मैक्सिमम। अच्छा तरतीब में देखते हैं, मैं ज़रा देख लूँ तरतीब, वो जो हमारा डिस्क्लोजर था ना उसमें तरतीब देख लूँ ज़रा, तरतीब के हिसाब से फिर अच्छा जी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट अब सवाल के अंदर नहीं लिखी हुई थी, ऐसे ही है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट सवाल में लिखी हुई थी जी, हमारे हमारे बनाना वाले सवाल में नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल के अंदर अगर आप देखें जिसके साथ मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन 3, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी मंथ फ्रॉम SL एंड BL अमाउंटेड टू इतने एंड इतने मिलियन। तो एज इट इज़ उठा के आपने लिख देना है इसको यहाँ पर। ये हमने एक और लॉन्ग टर्म वाले नोट के अंदर डाला भी था, तो दोनों में है ये मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट इधर देखो, इसके बारे में भी लिखा हुआ था, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट लॉन्ग टर्म अगर लोन रिसीवेबल्स हैं आपके रिश्तेदारों से उसके बारे में बताया था, और ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी इसी तरह से है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, सही है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं। ये ड्यू डेट अभी नहीं आई तो उससे पहले तो ये ड्यू ही नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ड्यू डेट गुजर जाए तो इसको पास्ट ड्यू कहते हैं, लेकिन ये अभी शक वाला नहीं हुआ, ठीक है, अभी बीमारी जाहिर नहीं हुई। तो पास्ट ड्यू थोड़ा मसला है, मतलब ठीक है ड्यू डेट गुजर गई है लेकिन अभी शक नहीं पड़ा, हो जाती है देर सवेर, अभी अक्सर हो जाती है, कोई नहीं दे देते हैं पैसे। लेकिन अगर बहुत देर हो जाए या कोई ऐसी इंडिकेशन मिल जाए जिससे शक पड़ना शुरू हो जाए, जी शक पड़ रहा है जी, डाउटफुल, ये दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज क्या है? लो जी मर गया, ठीक है, बैड डेट राइट ऑफ कर दो। अब सवाल उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई पास्ट ड्यू है तो उसको डिस्क्लोज करो। क्या करो जी? रिसीवेबल दैट आर आइदर पास्ट ड्यू और इम्पेयर्ड अलोंग विद एज एनालिसिस। ये बताओ, अब जिन जिन के बारे में बताया उनके बारे में बताओ, ठीक है। अब हम इधर आए तो हमने यहाँ पर देखा जी, वो कहता है रिसीवेबल फ्रॉम पीयर इंक्लूड्स 5 मिलियन जो कि पास्ट ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ बट लेस देन 1 ईयर। अब इसकी एजिंग कैसे बनानी है ये ज़रा देखिएगा। मैं कहता हूँ जी कि पास्ट ड्यू किसका है जी? सब्सिडरी, ये मिक्स तो नहीं हो रहा ज़्यादा, नीचे ले आए इसको। पास्ट ड्यू किसका नाम, क्या नाम लिखा हुआ है? सब्सिडरी, सब्सिडरी PL, सब्सिडरी जो है जिसका नाम PL है उससे जो हमारा डेट रिसीवेबल है वो ओवर ड्यू हो गया मोर देन 6 मंथ बट लेस देन 1 ईयर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया जी? मोर देन 6 मंथ्स बट लेस देन 1 ईयर, ठीक है जी। और आगे हमने लिख दिया कितना जी? ₹5 मिलियन। अच्छा, अब वो सवाल के अंदर अगर आपको 2-3 बैंड्स दे दे तो उसी तरह से, यानी वो यूं कह सकता था 5 मिलियन 6 से 1 साल वाला है और 3 मिलियन 1 साल से 2 साल वाला है, तो एक और लाइन बना देंगे, तो इसको कहते हैं एज एनालिसिस, ठीक है, सही है। और उसके बाद बाकी चीज़ें तो मैंने उसी नोट के अंदर डाल दी थी, शायद थी उस नोट के अंदर। तो आगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें क्या हैं, ये तो कोई डेट रिटर्न ऑफ है बता दें, हमारे सवाल में था। कोई प्रोविजन है बता दें, प्रोविजन थी लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं बता सके थे। कोई रिवर्सल किया तो उसकी जस्टिफिकेशन बता दीजिए, ठीक है। तो याद है डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो ये छोटी सी एक चीज़ बीच में थी पास्ट ड्यू वाली, ये मेरे दिल में आ रही थी कि ये भी बात हो जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ पार्ट 1 को, और इसके बाद में पार्ट 2 आपको अभी जो है वो कोशिश करता हूँ मिल जाए, जिसके अंदर थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन होगी और MCQs होंगे। अब आप फरमा रहे हैं कि IS1 यानी फाइनल अकाउंट का कोई MCQ ना डिस्कस किया जाए, एक कर लिया जाए, तो फिर वो एक कल की क्लास में पूछ लीजिएगा कौन सा MCQ वैसे कर लिया जाए, हैं? रिसेंट वाला कर लें जी। अच्छा जी, और को फरमाइश? चलें फिर
एक तो मैं आपको पार्ट 2 जो दूंगा उसके अंदर सेफ गार्ड वाले सवाल का मैं ज़रा डिस्क्लोजर बनाता हूँ आपके साथ, ठीक है। पूरा नहीं होगा, पूरा कर लीजिएगा फिर, बस सिर्फ टोटल रह जाएंगे, वो कर लीजिएगा एंड पे, ठीक है। उसके बाद ईपीएस के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। लेकिन ईपीएस में कुछ डिस्कशंस बाकी हैं, तो अब ये तरतीब से ही चलते हैं। ईपीएस का सवाल भी आया हुआ है, मेरे दिल में आ रहा है कि रिवीजन उलट ही शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अभी हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, तो इसका सवाल जो रिसेंट टाइम में होगा वो सबसे पहले कर लेंगे। फिर ऐसे ही इसके पहले हमने क्या किया था ईपीएस, तो उसको जो चीज़ें रहती हैं वो करके छोटी मोटी उसकी रिसेंट टाइम को भी कर देंगे। फिर उससे पीछे हमने किया था क्या किया था IFRS 15, तो इस तरतीब में चलेंगे। अच्छा, IFRS 15 का सवाल हमने कर लिया डिस्कस। वो सबसे आखिरी सवाल आपने लुटेटो के पता नहीं क्या किया था ना, लुटेटो के इस तरह का सवाल सबसे आखिरी पास पेपर, वो हमने रिसेंट टाइम वाला ही किया था। तो उसमें सिर्फ वो डिस्कशन करवाई है उसने 8-9 नंबर की, तो अब बहुत हाई चांस है कि वो 12-15 नंबर का सवाल दे जाएगा IFRS 15 में से, जैसे आपके बड़े सवाल आया करते थे, ठीक है। क्योंकि अब बारी बनती है ना इस तरह से। खैर ज़रूरी भी नहीं है, वो फिर 6-8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में 8-7-8 नंबर का दे दो, उसकी मर्जी। इस तरह से रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम चलेंगे। 105 में हमारी रिवीजन और कमियां बेशियां सारी ही इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 भाई क्लोज कर दें, और पार्ट 2 में हो सकता है मैंने कोट पहना हो सकता है ना पहना हो, ठीक है। ओके जी, पार्ट 1 क्लोज कर दें।